हेलो फेलो इन्वेस्टर्स। आज है संडे का दिन और रात के 12:30 बजे हैं। तो ऑफिशियली तो अभी मंडे हो चुका है। ये है यू आस्क्ड सेशन जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। तो कुछ कमेंट्स हैं या फिर कुछ लोगों ने वैसे ही जब हम डिस्कशन करते हैं वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे, तो उसको हम एड्रेस करेंगे यहाँ पे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एज ऑलवेज एंड आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी अभी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग के डिफरेंस को लेके है। तो पीबी और पीई में डिफरेंस क्या होता है? देखो, दोनों वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं। हम किसी बिजनेस की वैल्यूएशन के लिए कितना महंगा है सस्ता है, उसके लिए प्राइस टू अर्निंग या पीई को देखते हैं। कुछ केसेस में हम प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखते हैं। तो दोनों ही वैल्यूएशन पैरामीटर है। तो प्राइस टू अर्निंग में आप बिजनेस की अर्निंग को देख के उसका वैल्यूएशन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस एक साल में 1 करोड़ रुपए अर्न करता है, 1 CR, और आप इसको 10 करोड़ की वैल्यूएशन देते हो, मतलब आप 10 टाइम्स पीई दे रहे हो उसको। ठीक है। ऐसे ही जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अर्निंग्स नहीं देखता, वो आपके एसेट्स देखता है। तो मान लेते हैं आपके जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू है 100 CR, 100 करोड़ रुपए, और आपको अगर 200 करोड़ रुपए में खरीद रहा है कोई, तो वो आपको 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू दे रहा है। तो मान लेते हैं आप एक कंसल्टेंट हो और आप एक साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो। तो आपको अगर कोई आपकी वैल्यूएशन लगाता है कि आप 10 करोड़ की वैल्यू है आपकी, तो आपको 10 का प्राइस टू बुक दे रहा है। क्योंकि आप एक कंसल्टेंट हो, आपको जो अर्निंग है, आपकी जो कमाई है, वो आपके स्किल के बेस पे है। आपके पास एसेट नहीं है कोई, तो यहाँ पे मैं प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं लगा पाऊंगा, तो मुझे प्राइस टू अर्निंग ही देना है, क्योंकि एसेट नहीं है आपके पास। बट मान लेते हैं एक रियल एस्टेट ओनर है, तो उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी अगर आपको वैल्यूएशन लगानी है तो आपके उसके स्किल पे वैल्यूएशन नहीं लगाओगे, यूजुअली आप उसके एसेट को देखोगे, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने घर हैं, कितनी ज़मीन है उसके पास, तो उसके एसेट, एक्चुअल एसेट्स कितने हैं, उसके बेस पे आप उसकी वैल्यूएशन लगाओगे। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप उसकी वैल्यूएशन लगाते हो और देखते हो ये महंगा है या सस्ता है। मान लो तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी सबको मिला के उसकी कीमत है 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनती है वो सारी की सारी उसका एसेट, और आप उसको 2,000 करोड़ रुपए में कोई खरीद रहा है पूरे के पूरे बिजनेस को, तो उसको 2 टाइम्स प्राइस टू बुक दे रहा है, तो उसका पीबी हो जाएगा 2। ठीक है, ये नॉर्मल डिफरेंस है। तो जहाँ पे एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हो वैल्यूएशन को देखने के लिए, और जहाँ पे एसेट्स कम होते हैं वहाँ पे हम प्राइस टू अर्निंग, कितनी कमाई करता है वो साल में, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। नॉर्मल पीई पीबी क्या होता है, दोनों वैल्यूएशन पैरामीटर ही हैं, बट वैल्यूएशन का तरीका दोनों में अलग है। एक में अर्निंग है और एक में हम एसेट देख रहे हैं। इसमें बस एक चीज़ आपको देखना है, जो एसेट हैं उसमें से हम लोग ना, जो अगर कर्जा लिया हुआ किसी ने, जो रियल एस्टेट वाला ही हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे, मान लेते हैं उसके ऊपर कर्जा भी है बहुत सारा, 1,000 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है, बट मान लेते हैं 500 करोड़ का कर्जा भी है, लोन लिया हुआ है कहीं कहीं से। तो वो एसेट की वैल्यू जो है टोटल, उसमें से माइनस भी होता है, क्योंकि वो तो जो लेनदार है उसका पैसा होगा ना, उससे लिया हुआ है वो 500 करोड़। तो जो आपके लोन होते हैं, डेट होते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रियल आपकी वैल्यू आ जाती है, नेट वैल्यू कितनी है एसेट की। ठीक है। तो इसमें एसेट लाइट और एसेट हैवी के और एग्जांपल अगर आपको देखेंगे, तो जैसे आईटी कंपनीज हो गई, आईटी बिजनेस हो गए, या फिर सर्विस बिजनेस हो गए, सर्विस बेस्ड एफएमसीजी कंपनीज हो गई, ये एसेट लाइट मॉडल्स होते हैं। इनमें आप पीई को ज़्यादा वैल्यूएशन या फिर पीई को यूज़ कर सकते हो। और जो एसेट हैवी है, बैंक एसेट हैवी होता है, रियल एस्टेट एसेट हैवी हो गया, स्टील का बिजनेस, सीमेंट के प्लांट हो गए, सीमेंट हो गया, पावर हो गया, ये सब एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं। इसमें आप प्राइस टू बुक को भी देख सकते हो। जो बैंक होता है उसमें जो उसकी लोन होता है उसको भी हम एज एसेट काउंट करते हैं। तो इसलिए जब हम बैंकिंग सेक्टर को देख रहे होते हैं तो उसमें हम पीई नहीं देखते हैं, उसमें हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। कुछ फॉर्मूला अगर आपको देखनी है नॉर्मल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, हम एक एग्जांपल और भी देख लेंगे, लाइव एग्जांपल। तो यही है कि जो टोटल बुक वैल्यू है उसमें आप टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज या फिर डेट, लोन जो भी है, जो भी लाइबिलिटीज हैं, उसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपकी टोटल बुक वैल्यू आएगी। तो उसका अगर आप ट्वाइस पे कर रहे हो तो मतलब पीबी आप 2 का दे रहे हो उसको। तो इसके फॉर्मूला अगर आपको देखना है, तो जैसे पीई का होता है शेयर प्राइस को आप अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हो, ऐसे ही बुक, प्राइस टू बुक में आप जो मार्केट प्राइस है पर शेयर को, उसको बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देते हो। एक और होता है, अगर आपको पर शेयर नहीं करना है तो ऊपर भी नहीं करोगे, नीचे भी नहीं करोगे, तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा मार्केट कैप और उसका टोटल बुक वैल्यू। तो ये हमने देखा, एक एग्जांपल लाइव देख लेते हैं हम। मान लेते हैं मैं स्क्रीनर पे चाहता हूँ और यहाँ पे हम पॉली कैप का एग्जांपल लेते हैं।
तो फॉर्मूला को अप्लाई करना देखते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करते हैं कि खुद से अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें देखो आपको प्राइस टू अर्निंग दिख तो रहा है 40.8, बट ये आया कैसे, हम देखते हैं प्राइस। इसमें प्राइस क्या है, करंट प्राइस, मतलब 7100 के आसपास इसका करंट प्राइस है अभी। तो ओवर अर्निंग, हमने अर्निंग देखा था, ये होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब ईपीएस। तो देखते हैं इसका ईपीएस कितना है। ईपीएस आप स्क्रॉल करोगे नीचे P&L स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपको ईपीएस मिल जाएगा। यहाँ पे है 174 पर शेयर, ये 174 रुपीज़ की अर्निंग करता है। हमने देखा इसका प्राइस कितना है पॉलीकैब का, 7100 के आसपास। और हमने अगर देखना है 174 का इसका ईपीएस है, आपने इसको डिवाइड किया तो 40.8 आपको यहाँ से आंसर मिल भी गया। तो यहाँ पे वही है, स्टॉक का प्राइस 40.8। तो आपको मिल गया प्राइस टू अर्निंग कैसे आया होगा। ऐसे बुक वो देख लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ऐसे ही अगर आप 7122 को 704 से डिवाइड करेंगे, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 710 को अगर मैं 704 से डिवाइड करता हूँ, तो 10 के आसपास आ गया। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपकी 10 होगी यहाँ पे। तो ये रहा प्राइस टू बुक 10। तो यहाँ से भी आपको मिल गया। तो इसमें मान लेते हैं अगर मैं मार्केट कैप को टोटल बुक वैल्यू से करना चाहता हूँ, तो ये तो पर शेयर की बुक वैल्यू है। यहाँ पे मेरे को टोटल निकालनी है, तो मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी। तो आपके पास दो फार्मूले नंबर ऑफ शेयर निकालने के। मैं मार्केट कैप को करंट प्राइस से डिवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ से नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालना है। अगर बुक वैल्यू 704 है, एक शेयर की टोटल बुक वैल्यू निकालने, तो जितने भी शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो वो शेयर्स कैसे पता चलता है, जो इक्विटी है, इसकी इक्विटी की वैल्यू है। इक्विटी आप यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट में, जो इक्विटी कैपिटल है विच इज 151 करोड़, इसको मैं डिवाइड करूंगा फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू है 10। तो अगर मैं 151 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 151 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 इज 15 करोड़। तो 15 को अगर मैं 704 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10,000 कुछ आ जाता है। तो ओवरऑल आपका आ गया 10,000। और जो मार्केट कैप था वो था 1 लाख के आसपास। तो इसको भी आप डिवाइड करोगे 1 लाख को 10,000 से, तो 10 आ जाता है वो ऑलमोस्ट। तो आपका यहाँ से भी प्राइस टू बुक 10 आ गया, ठीक है। तो आप इसको वापस से रिवाइंड करेंगे, तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। बट क्रक्स यही है कि एक में आप अर्निंग को वैल्यूएशन का पैरामीटर मान रहे हो, और एक को आप एसेट्स को, नेट एसेट जो टोटल एसेट है जिसमें से लाइबिलिटी आप माइनस करके टोटल एसेट निकाल रहे हो, उसको वैल्यूएशन का पैरामीटर मान रहे हो। और कहाँ पे यूज़ होता है वो भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रीसेंट वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो थी एपिसोड नंबर 5 लेवल 0 सीरीज का, उसमें हमने एक मुथूट फाइनेंस का एग्जांपल लिया था, टीसीएस का एग्जांपल लिया था। तो हमने मुथूट फाइनेंस जब देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो हायर एंड पे है अभी। तो क्वेश्चन था कि क्या ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गया। तो जैसे ये अभी बैंकिंग स्टॉक है, तो इसमें हम प्राइस टू अर्निंग की जगह प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी है 4.8। क्या ये ज़्यादा है, क्या ये कम है, तो मुझे पता चलेगा एवरेज बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना मिलता है उसके हिसाब से, और मुथूट फाइनेंस को कितना मिलता था यूजुअली उसके हिसाब से। तो बैंकिंग में आप जाएंगे तो पता चलेगा 1.5 के आसपास आपको यूजुअली मिलता है, 1.5 2। तो उसके हिसाब से ज़्यादा है। और जितना अच्छा बैंक होगा उतना उसका प्राइस टू बुक ज़्यादा मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल HDFC को 3 4, यूजुअली 4 भी मिलता था पहले, इसके आसपास। बजाज फाइनेंस आप देखेंगे उसको 5 5 5 के आसपास भी मिलता है प्राइस टू बुक। तो क्वालिटी कितनी अच्छी है उसके हिसाब से भी उसकी वैल्यूएशंस होती हैं। ऐसी मुथूट को अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे प्राइस प्राइस है, पीई रेशियो है, आप मोर पे जाएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा प्राइस टू बुक। तो अगर लास्ट 5 ईयर में देखता हूँ, उसके लास्ट 5 ईयर अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो पी का मीडियन है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी। तो ये अभी अपने हायर एंड पे है, ऑलमोस्ट 5 के आसपास। 10 ईयर देख लेते हैं, तो देखो उसमें भी 3 के आसपास ही इसको ऑन एवरेज मिलता था, 2.6 2.7। बट अब ये अपने हायर एंड पे है, तो वैल्यूएशन इसका थोड़ा सा सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगाई की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही गिरना शुरू हो जाएगा मुथूट फाइनेंस। जब महंगा हो जाता है स्टॉक, इधर पीई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सस्टेन वो नहीं कर पाता है। सस्टेन वो तब तक करता है जब तक उसकी अर्निंग आती है। तो क्या ये सस्टेन करेगा, आंसर इज अगर मुथूट फाइनेंस की अर्निंग आती रहेगी।
तो ये तब तक शायद ये सस्टेन कर पाए। जैसे ही अर्निंग कोलैप्स होंगी, अर्निंग आना बंद हो जाएंगी, चांसेस आर कि उस टाइम पे इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने वापस मीडियन की तरफ आ जाए। फॉर एग्जांपल जब सेंटिमेंट नेगेटिव होने लग जाएंगे, जब अर्निंग्स रुक जाएंगी इसकी। तो अभी तो गोल्ड लोन में अर्निंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है। तो आपको उसको ट्रैक करना है कि कब इनकी अर्निंग रुक जाती है। अब इसको देखो मिला क्यों है प्राइस टू बुक इतना अभी हायर एंड पे क्यों है। तो हमने बात की थी बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था बैंकिंग में या तो उनकी लोन ग्रोथ या फिर क्रेडिट साइकिल रिवाइव होती है या अच्छी होती है, तब बैंक को फायदा होता है। या फिर जो उनके एसेट की क्वालिटी है, मान लेते हैं एनपीए कम हो रहे हैं, तब बैंक्स को फायदा होता है। या फिर जो उसके मार्जिन हैं, फॉर एग्जांपल निम्स हैं, वो अगर इंप्रूव होते हैं तो बैंक को फायदा होता है। जैसे मुथूट फाइनेंस गोल्ड बेस्ड लोन देता है। यूजुअली क्या होता है इसमें, जो गोल्ड लोन्स होते हैं, तो मान लेते हैं किसी के पास गोल्ड है 100 रुपए का। उसने वो बैंक के पास जाता है, वो बोलता है मेरे पास 100 रुपए का गोल्ड है, इसके बदले मुझे आप लोन दो। तो बैंक क्या करता है, वो उसको यूजुअली 70%, 68 to 70% कुछ उसकी, जितनी उसकी गोल्ड की वैल्यू है बैंक के हिसाब से, जो वेरी कर सकती है कि अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस 100 है, तो हो सकता है बैंक अपने हिसाब से जब वैल्यूएशन कर रहा होता है तो उसको 80 ही वो बोले। गोल्ड का मार्केट जो प्राइस होता है वो बैंक का अलग भी होता है। बट यूजुअली अगर मार्केट में बढ़ रहा है तो बैंक का भी बढ़ता ही है। तो अभी रिसेंटली आपने ये देखा होगा, अभी कुछ क्वार्टर से, कुछ टाइम से गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वो आया हुआ है, उछाल आया हुआ है, फॉर एग्जांपल सर्ज आया है। तो अगर मेरे पास 100 रुपये का गोल्ड होता, मैं बैंक के पास जाता। यूजुअली बैंक गोल्ड लोन कैसे देते हैं कि आपके पास जितना गोल्ड की वैल्यू है उसका 70% मान लेते हैं, वो आपको लोन दे देते हैं। तो अगर आपके आपके पास 10 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का गोल्ड है, और आपने वो बैंक को दे दिया, तो लोन आपको 70,000 के आसपास का लोन दे देगा उस पर गोल्ड के बदले। अगर आपके गोल्ड की वैल्यू अब बढ़ गई है, नेक्स्ट ईयर वो गोल्ड जो 1 लाख का था वो अब 2 लाख का हो गया है, तो जो पहले 70,000 का आपको लोन मिल रहा था वो आपको 1.4 लाख का लोन मिल जाएगा। तो सेम कस्टमर को डबल अमाउंट का लोन मिल रहा है, जस्ट बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। इस केस में क्योंकि ओवरऑल जो आपका लोन की वैल्यू क्योंकि बढ़ गई, तो लोन ग्रोथ जो है, लोन बुक है बैंक की, वो ग्रो कर गई। तो बैंक की अगर लोन ग्रोथ आ गई फॉर एग्जांपल, तो उनकी क्रेडिट साइकिल इंप्रूव हो रही है, स्पेशली जो गोल्ड फाइनेंसर्स हैं। इसीलिए आपने जो गोल्ड फाइनेंसर्स देखे होंगे उनमें काफ़ी सर्ज आया यूजुअली, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो सकता है नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं बढ़े, हो सकता है मार्जिन्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जस्ट बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो उनकी लोन बुक का साइज ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इसीलिए जो फाइनेंसर्स हैं, आप देख रहे होंगे वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं अभी। हमने मोटो अभी देखा ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 3 ईयर्स है, आप देखेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, बेटर देन जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक होते हैं उससे। तो आई होप आपको रीज़न समझ आएगा कि ये बढ़ क्यों रहा है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़ रही है अब इसकी। फिर तब तक सस्टेन करेगी जब तक बैंक में लोन ग्रोथ आती रहेगी, एसेट की ग्रोथ आती रहेगी एक तरह से। आपको बस उस पे देखना है, मान लेते हैं अब गोल्ड के प्राइसेस कोलैप्स होने लग गए, तो वापस उल्टा हो जाएगा। तो अगली बार जब आप उतना ही गोल्ड लेके जाओगे, तो जितना आपको वैल्यू के लोन मिल रहे थे वो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगा। तो उनकी जो लोन ग्रोथ है वो इतनी तेज़ी से नहीं होगी जितनी अभी चल रही है। तो उस टाइम पे लाइकली क्योंकि ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इसको वापस जो वैल्यूएशंस मिलती है वो थोड़ी कम मिलने लग जाएगी। तो आपको वो देखना है इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आ रहा है। तो आपको गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करना है, जो इनकी लोन बुक की ग्रोथ है उसको ट्रैक करना है, क्योंकि ये गोल्ड बैग्ड लोन होते हैं तो यूजुअली एसेट क्वालिटी अच्छी ही होती है इसमें। तो आई होप आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। इसी में ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे इन मुथूट फाइनेंस में एक ऑपोजिट एग्जांपल भी है इसका। टीसीएस अगर हम देखते हैं या फिर इन्फोसिस देखते हैं, जिसके भी रिसेंट फॉर एग्जांपल रिजल्ट आए थे, जिसमें गाइडेंस उन्होंने अच्छी दी है थोड़ी, उस गाइडेंस का इनको थोड़ा सा फायदा भी हुआ। आप रिसेंटली देखेंगे तो इसका प्राइस एकदम से बढ़ा भी है। क्या रीजन था, जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने कि इसके रिजल्ट्स आएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, मान लेते हैं मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 3% आएगा, 2% आएगा, उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं इसके। और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी बेटर गाइडेंस की, फ्यूचर में भी ज़्यादा ग्रोथ की वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पे देखो आपको 8.9% की ग्रोथ आई है यहाँ पे इस क्वार्टर में। इसको आप मैं टीसीएस से कंपेयर करता हूँ,
तो आपने देखा इन्फोसिस का थोड़ा सा भागा है रिसेंटली प्राइस, बिकॉज ग्रोथ वापस आई, ज़्यादा आई है एक्सपेक्टेशन से, और गाइडेंस है कि फ्यूचर में भी आएगी। तो क्या इन्फोसिस बाय करने के लिए अच्छा टाइम है? अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ आप अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करोगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही अपने डिसीजन लेना। ये हम एजुकेशन के लिए बस एग्जाम्पल है, जस्ट बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज़ में है तो हम इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो टीसीएस का देखो, जैसे आपको वहाँ पे आपको इन्फोसिस में तो जंप मिल गया था, टीसीएस में उतना जंप नहीं है। रीज़न इन्फोसिस ने दिखाया अभी 8.9 क्वार्टरली जो ग्रोथ है, टीसीएस का देखो 4% के आसपास ग्रोथ है। तो टीसीएस में ग्रोथ नहीं आई है, इन्फोसिस में ज़्यादा आई है। और एक बार आ गई उससे नहीं बढ़ेगा स्टॉक प्राइस, उनको सस्टेन भी करनी है वो ग्रोथ फ्यूचर में। तो अगर फ्यूचर में वो मान लेते हैं 10% ग्रो करते हैं, फिर 11 करते हैं, 12 करते हैं, 13 करते हैं, क्वार्टर वाइज अगर वो ग्रो करते रहते हैं, सस्टेन्ड अर्निंग आती रहती है उनकी, तो जो प्राइस है किसी भी स्टॉक का, हमने बात की थी दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, अर्निंग्स पे या पीई पे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्टॉक प्राइस आ जाएगा। तो अगर अर्निंग ग्रो करती रहेगी तो प्राइस अपने आप ही ग्रो करेगा। तो अगर इन्फोसिस की तरह टीसीएस में भी वापस रिजल्ट आते हैं, अक्रॉस इंडस्ट्री सारी आईटी कंपनीज में रिजल्ट आते हैं, तो ओवरऑल सेक्टर को जो वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा मिलने लगेगी, तो पीई भी वापस से अपर अपर साइड पे जाता रहेगा। तो पीई से भी इंक्रीज होता है जो स्टॉक का प्राइस है, अर्निंग्स अगर ये दिखाएंगे, उसकी ग्रोथ दिखाएंगे ज़्यादा, तो उससे भी इंक्रीज होता है। तब जाके तो यहाँ पे आपको जैसे जो मुथूट फाइनेंस है, आपको उसमें क्या ट्रैक करना है कि उनकी लोन ग्रोथ क्या है। वो अगर कम हो जाएगी तो लाइकली वहाँ से फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्यों स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अगर लोन ग्रोथ ही नहीं है तो उसको उतनी वैल्यूएशन भी क्यों मिलेगी अगर ग्रोथ नहीं है तो। सेंटिमेंट अगर नेगेटिव हो गए तो क्यों वैल्यूएशन मिलेगी। सिमिलरली टाटा कंसल्टेंसी आईटी सेक्टर में भी जो नेगेटिव है सब कुछ सेंटिमेंट, तो नेगेटिव में पी नीचे जाता है, सप्रेस होता है। जब वापस से ग्रोथ आएगी तो सेंटिमेंट भी पॉजिटिव टुवर्ड पॉजिटिव जाएंगे, तो पी भी लाइकली री रेट होगा, वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको वो देखना है, वो ट्रैक करना है कि इनकी ग्रोथ कब वापस आती है और वो सस्टेन करती है। जो रिटर्न आप अर्न करोगे स्टॉक मार्केट में वो थ्योरी से नहीं करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल आपको पता है पीई क्या होता है, आपको पता है आरओई क्या होता है, व्हाट इज़ आरओई की डेफिनेशन से मेरे को रिटर्न नहीं मिलेंगे। मेरे को रिटर्न मिलेंगे जब वो उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ के समझ के ये देख पाऊंगा कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ को बना पाऊंगा, अपने सिनारियोज अलग अलग डेवलप कर पाऊंगा मैं। और उस टाइम पे ये सब समझने के बाद मैं ऐसी कंपनी खरीद लेता हूँ जो सस्ती है और वो महंगी हो सकती है, तो रिटर्न बनेंगे। इन सिनारियोज को समझने के बाद मैं ऐसी कंपनी खरीद लेता हूँ जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, बट मुझे दिख रहा है कि ये पी री रेट हो सकता है तो भी स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, वहाँ पे रिटर्न बनेंगे। या फिर महंगी है बट और महंगी हो जाए तब भी रिटर्न मिलेंगे। तो इनको यूज़ करना है हमें, प्रैक्टिकलिटी में यूज़ करना है, थ्योरी से रिटर्न नहीं बनेंगे। इंडस्ट्रीज को समझना, पर्टिकुलर कंपनी को समझना, एग्जाम्पल फ्यूचर अर्निंग को देखना कि क्या आ सकती हैं, उसके हिसाब से हमारी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसी में एक और क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, कितने होने चाहिए। यूजुअली देखो इसका आंसर तो नहीं होता है कोई डेफिनेट, बट अगर फिर भी रफ एस्टिमेट आपको चाहिए तो 15 इज द रफ एस्टिमेट कि इतने स्टॉक होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, पर टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग एंड ऑल्सो टू फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्योंकि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो 15 में। तो 15 इज अ नंबर जिसमें फॉर एग्जांपल आपका अपसाइड का भी अच्छा पोटेंशियल होता है और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी थोड़ी रहती है। क्योंकि 15 नंबर ऑफ स्टॉक अगर आपके इसके आसपास रहते हैं, देखो ये 15 भी हो तक सकता है, आप इससे प्लस माइनस 2 3 4 कर सकते हो कि आपने 17 हुए, 16 हुए, 18 हुए, ऐसे ही 12 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। बट 15 के आसपास अगर वो है तो यूजुअली आपको काफ़ी अच्छा एक बेस मिल जाता है ग्रो करने के लिए भी, क्योंकि 15 कंपनीज हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मान लेते हैं इक्वल आपने वेटेज दिए हुए हैं सबको, तो 6 to 7% के आसपास आपने एलोकेट किया हुआ है हर स्टॉक में। तो अगर आपकी कंपनी कोई है जो डबल हो गई, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में 6 to 7% का अपसर्ज आ सकता है, बढ़ सकती है वो। ऐसे ही अगर मान लेते हैं कुछ हो जाता है उसमें इशू आ जाता है कि मान लेते तो हाफ भी हो जाती है, तो इतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, 3% का ही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
बट अगर इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास दो ही स्टॉक हैं, तो उसमें हाँ आपका रिवॉर्ड भी अच्छा है कि अगर एक कंपनी डबल हो गई तो आपकी नेट वैल्यू 50% बढ़ जाएगी। बट उसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में, तो आपकी नेट वर्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। 25% आपकी ऐसी इरोड आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, निकल जाएगी आपकी नेटवर्थ। तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। बट आप रिस्क को कम करेंगे शुरू में। इफ़ समवन इज बाइंग 2 3 4 5 स्टॉक्स, तो वो किसी से पूछ के शायद नहीं ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ स्टॉक, उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है। जब वो इन नंबर पे आते हैं, लेस देन 10 वाले पे, समवन माइट हैव जस्ट वन स्टॉक, बट उनको उतना कॉन्फिडेंस भी होता है, फिर उस स्टॉक में खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, उनको पता है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर वो ओन करते हैं अपने डिसीजन को, फिर वो किसी से पूछ के नहीं कर रहे हैं कितने स्टॉक लूँ मैं, उनका खुद का डिसीजन होगा। और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, उनको खुद पता है वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। बट यूजुअली जब हम शुरू में मार्केट में आते हैं, तो उस टाइम पे अगर 10 12 15 स्टॉक हैं, तो एक अच्छा नंबर हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो पोजीशन साइजिंग है फॉर एग्जांपल, वो भी मेंटेन रहता है। मान लेते हैं आपकी टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 100, और आपके पास 100 स्टॉक हैं। तो मान लेते हैं ऑन एवरेज आपने 1 1 1 रुपी हर स्टॉक में लगाए हुए हैं। अगर एक स्टॉक डबल भी हो जाता है, 2 रुपीज़ का भी हो जाता है, तो ओवरऑल 100 रुपये आप अगर आपने लगाए हुए हैं, वो 101 102 हो जाते हैं, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। बट अगर आप चाहते हो जो आपने स्टॉक लिए हैं, और अगर वो बढ़ जाता है, तो उसको एटलीस्ट कुछ इम्पैक्ट तो आए, तो सिग्निफिकेंट पोजीशन साइजिंग भी होनी चाहिए उसमें। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर 8% 10% 7% किसी शेयर में लगा हुआ है, वो अगर डबल हो जाता है, फिर आपकी नेट वैल्यू पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। 1% वाला अगर 10 टाइम्स में हो गया, तो आपका 100 से 110 रुपये ही बने। बट अगर 7% या 10% किसी में लगा था, वो 10 टाइम्स हो गया, तो आपका जो 100 था वो 200 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको ऐसे आप फर्क करते हो। और इसमें क्योंकि डाइवर्सिटी भी होती है, 15 डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, अगर 4 5 डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो आप डाइवर्सिफाई भी करते हो, तो रिस्क भी आप अपना मैनेज करके चल रहे हो इस टाइम पे। तो अगर आप 15 कंपनीज हैं आपके पास, तो चांसेस आर कि हर क्वार्टर में, हर महीने आप इनको देख सकते हो क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है इन कंपनीज में जो आपने ओन की हैं। बट अगर 50 कंपनीज आपने कर ली हैं, तो शायद आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इफ़ आई हैव टू गेस अ नंबर एंड से अ नंबर, तो इट विल बी 15, प्लस माइनस आप 3 4 कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लेते हैं आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है और आप किसी में जाना चाहते हो, और मैं थोड़ी सी एलोकेशन शुरू करना चाहते हो, सो दैट आप ट्रैक कर पाओ। और जितनी कन्विक्शन आएगी आप अपना एलोकेशन बढ़ाते रहोगे उसमें। तो ऐसी 2 3 कंपनीज यूजुअली होती हैं, तो 18 की तरफ जा सकता है आपका पोर्टफोलियो। ऐसी एक टाइम पे जब कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप दूसरी से भी शायद निकाल के इसी में आ जाओ, तो आप 2 3 कम कर देते हो। तो 12 to 18 के बीच में अगर आपके हैं नंबर ऑफ स्टॉक, विच इज़ अ गुड फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मार्जिन वर्सेस आरओई का। तो देखो, जो मार्जिन है वो आपको बस पर सेल प्रॉफिटेबिलिटी बना बताता है आपकी, कि पर सेल आप कितना कमाई कर रहे हो। आरओई आपको बताता है कि कितना एफिशिएंटली आप बिजनेस को रन कर रहे हो, कितना स्मार्टली इंटेलिजेंटली। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कॉफ़ी बिजनेस है। तो 100 रुपये का कप आपको पड़ता है, आपका कॉफ़ी का बिजनेस है, तो 100 रुपीज़ का आपका कप पड़ता है आपको, और आप वो 150 का सेल करते हो। तो जो 50 रुपीज़ है, 100 रुपये के कप पे 50 रुपीज़ जो आपको बच रहा है, वो आपका मार्जिन है। 100 रुपये का कप था, 150 का आपने बेचा, 50 का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपये पे 50 का आपका मार्जिन है, 50% मार्जिन है आपका। तो मान लेते हैं कॉफ़ी का बिजनेस है, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ने कॉफ़ी का बिजनेस शुरू किया है। जो पर्सन ए है, वो एक छोटी शॉप रेंट पे ले लेते हैं। तो उनका जो खर्चा है टोटल मंथली का, जो उनका इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं रेंट वगैरह को मिला के थोड़ा कम होगा, क्योंकि छोटी शॉप उन्होंने रेंट पे ली है। तो लेट्स से 1 लाख रुपए का उनका खर्चा आता है, और वो 3000 कप कॉफ़ी के बेच देते हैं। पर कॉफ़ी उनको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, तो मंथली उनका 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक छोटी शॉप ली है, रेंट जिसका कम है, तो उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट उनको खुद से करनी पड़ रही है, वो थोड़ी कम है। वर्सेस पर्सन बी जिन्होंने एक मॉल में शॉप ली है, मान लेते हैं उतने ही कप बिक रहे हैं वहाँ पे भी 3000, तो प्रॉफिट उतना ही होगा 50 रुपये, बाकी मार्जिन सेम है, तो प्रॉफिट सेम है 1.5 लाख रुपए। बट केस बी है, जो उन्होंने मॉल में ली है, रेंट जहाँ पे ज़्यादा है, तो हो सकता है डबल रेंट हो, ट्रिपल रेंट हो, तो उनको खुद से जो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मंथली, वो ज़्यादा है कंपेयर टू पर्सन ए। तो पर्सन बी का जो आर है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कम होगा पर्सन ए से, क्योंकि इनको जो पैसा लगाना पड़ रहा है, रेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लगाना पड़ रहा है हर महीने। तो मार्जिन आप देख रहे हो सेम है दोनों केस में, बट आर पर्सन ए का
ज़्यादा होगा पर्सन बी से, क्योंकि पर्सन ए को कम इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ रही है वो उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और पर्सन बी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ रही है। आई थिंक इतना ही रखते हैं। अगर इसमें कुछ आपको डाउट होगा तो इसको आप रिवाइंड कर लेना आरओई और मार्जिन में, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेवल 1 शुरू करने वाले हैं। हम बहुत सारी कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं, उनके नंबर्स को, इंडस्ट्रीज को हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे। तो इट बी अ गुड जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।